Hello friends, I am Shilpa Bansal and welcome back in my YouTube channel 3S Classes। आज करने जा रहे हैं हम क्लास 6th चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यह आपकी हिस्ट्री की बुक से है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में आपको पता है कि क्या होती है, एक छोटी सी स्टोरी होती है। हम इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं। ओके, तो रोहन बच्चे की स्टोरी है। उसके ग्रैंडफादर क्या देते हैं उसको, उसके बर्थडे पे एक क्लिप से मतलब नया नोट देते हैं। आपको भी आपके बर्थडे पे मिलते होंगे ना पैसे, तो उसको क्या होता है, उसकी सीडी खरीदनी होती है। लेकिन वो क्या देखती है, मतलब उसको एक तरफ तो गांधी जी दिखते हैं स्माइलिंग फेस से। ठीक है, चलो गांधी जी को तो वो उनको पता है, बुक में पढ़ा भी हुआ है। ओके, लेकिन अब उसको एक लेफ़्ट साइड क्या देखती हैं, लायंस देखते हैं, तो वो उस लायंस के बारे में जानना चाहती है। ओके, तो अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। तो जो हम लाइंस देखते हैं अपने नोट्स के ऊपर या कॉइन्स के ऊपर, तो उनकी एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो ये किसके बने होते हैं, स्टोन पे के बने होते हैं, पत्थर के। प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। तो कहाँ पे है ये जो लाइन बने हुए हैं, ये सारनाथ के पिलर पर बने हुए हैं। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर नो टू हिस्ट्री। अशोका जो है बहुत बड़े रूलर के नाम से जाने जाते हैं। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, इस पे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो उनके इंस्ट्रक्शंस थे, उनके इंस्क्रिप्शंस थी, उनको उन्होंने क्या कहाँ पे इंस्क्राइब किया, पिलर्स पर, रॉक सरफेस पर। ओके, तो बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, तो हम ये देखते हैं कि जो किंगडम होती है वाज कॉल्ड एन एम्पायर। उसको एम्पायर क्यों कहा जाता है। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो ये एम्पायर था वो किसके, अशोका के जो ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कब किया था ये, 2300 ईयर्स पहले जो है उन्होंने शुरू किया था। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम चाणक्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको कौन सपोर्ट करता था, चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य। कौटिल्य भी जो है चाणक्य का ही नाम है। तो जो चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ थे, वो उनकी एक बुक है जिनका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बुक में उन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं वो लिखे हुए हैं, और आज भी जो उनकी बुक अर्थशास्त्र है वो सबसे फेमस मानी जाती है। तो आपके बुक में क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम पीरियड में जो चाणक्य थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक जो है लिखी थी, तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। अब पढ़ते हैं हम डायनेस्टी के बारे में। तो डायनेस्टी क्या होती है ये जान लेते हैं। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज़ ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। यानी कि जब एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं राजा बनते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। लाइक देखो, हमने पहले पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, बिंदुसार। कौन थे उसके पुत्र, बिंदुसार। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो कौन थे, अशोका, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होती है, डायनेस्टी। यानी कि जब एक ही जो राजा है उसका आगे बेटा, फिर उसका आगे बेटा जो है वो रूल करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एम्पायर था उसका, ठीक है, तो उसको उन्होंने ब्लैक जो डॉट्स है उनमें बताया हुआ है। ओके, तो जो इसकी कुछ रेड डॉट्स में भी दिखाई देगी और कुछ ब्लैक डॉट्स में। तो जो ब्लैक डॉट्स हैं उनमें क्या है, इनकी कैपिटल है। कैपिटल कौन कौन सी है, लाइक जो है हमारी ये पाटलिपुत्र है, ये आपको ब्लैक डॉट्स में दिख रही है। उज्जैन ये ब्लैक डॉट्स में दिख रही है। और तक्षशिला, यानी कि आप देख सकते हो कि जो अशोक एम्पायर था तो वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की साइड में जो है अशोक का एम्पायर, जो साम्राज्य था, वो फैला हुआ था। तक्षशिला वाज अ गेटवे ऑफ टू द नॉर्थ वेस्ट। जो तक्षशिला कहाँ है, ये, और नॉर्थ वेस्ट एरिया हमारा क्या होता है, यहाँ पे। तो ये इसका
क्या था ये? तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑफ द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब उज्जैन कहाँ है हमारा? नॉर्थ टू साउथ का जो हमारा रूट है उसको देखता है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रॉपरली लिव्ड इन दिस सिटीज़। जो मर्चेंट्स होते थे यानी कि जो व्यापारी होते थे, जो कर्मचारी होते थे, वो सब जो है इस सिटीज़ में रहते थे। इन अदर एरिया, दूसरे एरिया थे वहाँ पे कौन रह, जैसे कि विलेज, तो विलेज में कौन रहते थे? फार्मर्स रहते थे, हार्डर्स रहते। हार्डर्स जैसे होते हैं चरवाहे जो होते हैं उनको बोला जाता है। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। जो लोग थे वहाँ के वो, क्योंकि अब देखो आप कितना बड़ा जो अशोक का एम्पायर है वो इतना बड़ा है, तो अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग जो स्टेट थी उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे अलग लैंग्वेज बोली जाती थी तो इस तरीके से जो उनका फूड था वो भी अलग था, और वो अलग अलग ही उनके क्लोथ्स थे, जो मतलब उनका पहनावा था वो भी अलग अलग था। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? जो एम्पायर होता है वो किंगडम से डिफरेंट कैसे होता है? किंगडम से डिफरेंट कैसे होता है, अलग कैसे होता है? एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। जो एम्परर होता है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। किससे? जो राजा होता है, राजा से ज़्यादा रिसोर्सेज किसको चाहिए? एम्परर को चाहिए। बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम। क्यों चाहिए? क्योंकि जो एम्पायर होती है वो किंगडम से बड़ी होती है। मान लो ये हमारी एम्पायर है तो किंगडम जो है हमारी इतनी मिलेगी, तो इसलिए जो यहाँ का जो किंग होता है, जो यहाँ का किंग होता है और जो यहाँ का एम्परर होता है उसको क्या होता है? मोर देन जो है ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। So also they need a larger number of officials who कलेक्ट टैक्स। तो इसलिए उनको बहुत सारे ज़्यादा ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है जो कलेक्ट करते हैं टैक्स को, क्योंकि जो भी काम चलता है राजा का वो किससे चलता है? टैक्सेस के द्वारा ही चलता है ना, तो इस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। रूलिंग द एम्पायर एज द एम्पायर वाज सो लार्ज। आपको पता है कि किंगडम से जो एम्पायर होता है वो बड़ा होता है, इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं और डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। जो पाटलिपुत्र का जो एरिया था वो किसके डायरेक्ट कंट्रोल में था? किसके? एम्परर के। This means that officials were appointed to collect tax from farmers, herders, craftspersons and traders. तो जो वहाँ के ऑफिसर्स थे वो किस लिए अपॉइंट किए जाते थे? टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। किस किस से करते थे? फार्मर्स से, हार्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन और जो ट्रेडर्स होते थे उनसे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। और वो कहाँ पे रहते थे? जो विलेज और टाउन में के एरिया में रहते थे। Officials also punished those who disobey the रूलर्स ऑर्डर। जो ऑफिसर्स होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनको पनिश भी किया जाता था अगर वो राजा की बात को नहीं मानते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी। बहुत को क्या दी जाती थी? सैलरीज भी दी जाती थी। कुछ मैसेंजर्स भी होते थे, ठीक है। और स्पाइसेस कीप्ड अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, जो वो उनके ऊपर क्या करते थे? ऑफिसर्स को देखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। और जो एम्परर होता था, जो राजा होता था, वो उनको सुपरवाइज करता था, सबको देखता था विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। जो रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे और या जो सीनियर्स मिनिस्टर्स होते थे उनकी सहायता से वो उनको सबको क्या करता था? सुपरवाइज करता था। There were others area or provinces. Each of these were ruled from a provincial capital such as Takshila and Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra, and royal prince were often sent as governor. जो मतलब जो उनके रॉयल प्रिंस होते थे, प्रिंसेस होते थे, तो वो क्या करते थे? उनको भेजते थे एज अ गवर्नर के तौर पर।
बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, और इन दो सेंटर्स के बीच में जो एरिया होता था तो वहाँ पे जो मौर्यस थे वो क्या करते थे, ट्राई टू कंट्रोल रोड एंड रिवर, जो रोड होते थे और जो मतलब रिवर्स होती थी उनको बनवाते थे, क्योंकि वो क्या कर रोड और रिवर जो थे वो ट्रांसपोर्ट का के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो वहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करते थे, टैक्स और ट्रिब्यूट भी कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस, की जो अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है, जो बुक है जो किसने लिखी हुई है, कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी हुई है। जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट था, किसके लिए, कि वो ब्लैंकेट के लिए, और जो साउथ एरिया था वो गोल्ड के लिए, और जो मतलब महंगे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके लिए वो जाना जाता था। अब पढ़ते हैं हम ट्रिब्यूट के बारे में। Unlike taxes, while were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। यानी कि जो टैक्स होता है ना, टैक्स तो जैसे वो रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है, लेकिन जो ट्रिब्यूट होता था वो टैक्स के नहीं होता था। वो क्या होता था कि वो किसी भी तरीके से जो मतलब वहाँ के लोग थे वो दे सकते थे। मान लो वहाँ पे अगर कपड़ा बनता है तो वो कपड़ा दे देते थे, सोना है तो सोना दे देते थे। ओके, तो टैक्स और ट्रिब्यूट जो है वो अलग अलग होते हैं। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, जो मैक्सथनीज थे वो क्या थे, एम्बेडकर थे, हु वॉज द सेंट ऑफ टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता बाय ग्रीक रूलर, जो ग्रीक रूलर जिनका नाम था सिलिकस निकेटर। ठीक है, सिलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज को भेजा था। तो मैगस्थनीज क्या लिखते हैं कि मतलब जो वहाँ के ओकेजन्स थे उस टाइम के, उसके बारे में वो लिखते हैं कि वो जब राजा बाहर निकलता था, वो जो सेलिब्रेशन होता था वो बहुत ही रॉयल होता था, और वो क्या करता था, उसके पास बहुत गोल्डन जो उनकी पालकी होती थी, गोल्डन पालकी में उसको लेके जाया था, और उसके पास जो है एलिफेंट होते थे जो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होते थे गोल्ड और सिल्वर से। उनके आसपास जो है उनको पेड़ों को भी साथ में लेके चलते थे, और जो उन पे पेड़ों पे जो है पैरेट जो है उनके आसपास किंग के आसपास घूमते थे। और अगर मतलब उनको अपनी जान का भी इतना खतरा रहता था कि अगर मतलब वो कोई भी खाना खा रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल सर्वेंट रखे जाते थे कि वो उनके फूड को पहले टेस्ट करते थे, उसके बाद ही वो जो राजा को खिलाया जाता था। और वो कभी भी 2 रातें जो है एक ही सेम बेडरूम में नहीं निकालते थे। तो वो पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं कि जो आज मॉडर्न पटना के नाम से जाना जाता है, कि बहुत ही अच्छी सिटी है ये, और यहाँ पे जो है बहुत सारी वॉल्स हैं, 570 जो है यहाँ पे टावर्स बने हुए हैं, 64 गेट्स है, और इसके जो हाउसेस है 2 और 3 स्टोरीज हैं। तो मतलब जो किससे बने हुए हैं, वुड और ब्रिक से, तो वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैक्सथनीज जो है वहाँ के बारे में बताते हैं। अशोका अ यूनिक रूलर, अशोका क्या है, एक यूनिक रूलर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्यों जाने जाते हैं तो ये भी देख लेते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वॉज अशोका, अशोका जो है वो सबसे ही फेमस रूलर हुए हैं मौर्य जो एम्पायर था इसमें। और वो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, युद्ध जीतने के बाद उसको मतलब युद्ध को त्याग दिया था, और उन्होंने अपने जो मैसेज थे जो उनके मैसेज थे उनको उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने लिखवाया था। मोस्ट ऑफ द अशोका जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्या है, वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है, और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। अशोक वॉर इन कलिंग, जो कलिंग का युद्ध था इसमें अशोक बिल्कुल ही जो चेंज हो चुके थे इस युद्ध की वजह से। तो क्यों हुए थे, क्योंकि जो कलिंग है वो अब उड़ीसा में है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, बहुत ज़्यादा ब्लड बहाया गया लोगों का। तो इस वजह से उन्होंने जब इसका दुष्परिणाम देखा तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, वॉर को छोड़ दिया। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द
कलिंग वॉर, जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है वो कलिंग वॉर को डिस्क्राइब करती है। क्या डिस्क्राइब करती है कि उन्होंने कहा है कि जब 8 साल बाद जब उन्होंने कलिंग को जीता था तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो बंदी बनाए गए थे और बहुत लाखों लोग जो है उसमें मारे भी गए थे। तो वो क्या देखते हैं कि मतलब उसको वो क्योंकि उसने ये क्यों किया है, ठीक है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण्स मंक्स भी जो है वो मारे जा रहे हैं। तो पीपल हु आर काइंड ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई और लॉस देयर लव्ड वंस, दैट इज़ वाई आई एम सैड। ये क्यों कर रहा है, मतलब वो बहुत उदास होकर ये बात बोलते हैं। तो वो किसको ऑब्जर्व करते हैं, धम्म को, एंड टीच अदर अबाउट इट एज वेल, और दूसरों को भी धम्म के बारे में बताते हैं। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर दैन कॉन्क्यूरिंग दैम थ्रू फोर्स। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, कि मैं ये जो मैसेज है वो फ्यूचर के लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि लोगों को भी आगे इस बारे में पता चले कि मतलब कि युद्धों से कुछ नहीं होने वाला है, कि युद्ध कुछ से हमारा नुकसान ही होता है। जो धम्म है वो प्राकृतिक वर्ड है किसका, संस्कृत का, धर्मा से जो है धम्म वर्ड लिया गया है। वट वॉज अशोक धम्म, अब अशोक का जो धम्म है वो क्या बताता है, कि अशोक धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, कि वो भगवान की पूजा को नहीं मानता और परफॉर्म्स अ सेक्रीफाइस। ही फील दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, कि जैसे जो एक फादर है, एक पिता है, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाता है, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो इसलिए उन्होंने जो बुद्ध की टीचिंग है, जैसे कि हमने ये चैप्टर 6 में भी बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, पीपल इन द एम्पायर फॉलोविड डिफरेंट रिलीजन, कि जो उसके एम्पायर में अलग अलग लोग जो है अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें से क्या है, धर्म के नाम पर वो लड़ते हैं। एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी कि बलि चढ़ाई जाती है, और जो स्लेव्स होते हैं या सर्वेंट होते हैं उनको भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। बिसाइड देयर वन फैमिलीज, इससे उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनमें भी, और जो उनके नेबर्स होते हैं उनके बीच भी झगड़ा होता है। अशोक फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो अशोक सोचते हैं कि ये इसकी ड्यूटी है कि वो इन प्रॉब्लम को सोल्व करे। तो वो जो उनके पहले ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट करते हैं, जिनको किसके, धम्म महात्मा को वो अपॉइंट करते हैं, और जो मतलब प्लेस टू प्लेस जाके अलग अलग जगह पर जाके जो धम्म की टीचिंग्स हैं, जो धम्म के उपदेश है उनको लोगों में फैलाते हैं। Beside Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves। तो मतलब उन्होंने क्या कि जो उनके इंस्क्रिप्शंस थे तो उनको उन्होंने रॉक्स पे और पिलर्स पे खुदवाया, और उनके ऐसे ऑफिशियल्स भी उन्होंने नियुक्त किए जो ये चीज़ पढ़ नहीं सकते तो उनको वो रीड करा सकें। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू सेपरेट आइडिया अबाउट धम्म टू अदर्स लैंड्स, उन्होंने मतलब जो अपने धम्म के जो आइडियाज़ थे वो दूसरी जगहों पर भी दिए, लाइक कहाँ पे, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। तो ये इन सारी जगह पे उन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे, जो धम्म के जो मैसेज था वो उन्होंने फैलाया। ही बल्ट रोड्स, डग वेल्स, उन्होंने बहुत सारे रोड्स भी बनवाए, कुएँ भी खुदवाए, रेस्ट हाउस भी बनाए ताकि लोग जो है आते जाते वहाँ पे रेस्ट कर सके। तो ये सब जो है अशोक ने करवाया। अशोका मैसेज टू हिज
सब्जेक्ट। अब अशोक का जो मैसेज था अपने सब्जेक्ट के लिए, तो वो क्या था, पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। मतलब अशोक कहते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत सारे रिचुअल्स जो है वो करते हैं जब वो मतलब इल होते हैं। तो क्या करते हैं, तो व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, यानी कि जब उनके बच्चों की शादी होती है और या बच्चे होते हैं तो बहुत सारे वो मतलब रिचुअल्स काम करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, वो कहते हैं कि ये जो रिचुअल्स है वो यूज़फुल नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। तो वो कौन कौन सी प्रैक्टिस है वो जो हमें करनी चाहिए, कि हमें जो हमारे दास या सर्वेंट होते हैं हमें उनके ऊपर क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, रिस्पेक्ट, हमारे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, जितने भी क्रिएचर्स है, जितने भी, चाहे वो कोई भी पक्षी है चाहे कुछ भी हो, उनको हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। गिविंग गिफ्ट और टू ब्राह्मण्स एंड मोक्स, जो ब्राह्मण्स और मोक्स होते हैं उनको गिफ्ट देना चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अनदर, और ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम सिर्फ अपने धर्म की को प्रेज करें और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करें। हमें एक दूसरे के धर्म की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन प्रेजेस वन ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइज अनदर, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू ओन रिलीजन। अगर मान लो हम अपने धर्म की अच्छाई करते हैं तो और दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम अपने ही धर्म की बुराई कर रहे हैं। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। तो लोगों को जो है दूसरों के रिलीजन को भी समझना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या लिखा है, हिज एडिक्ट इंस्ट्रक्शंस स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम them. Identify the parts of अशोका मैसेज दैट यू थिंक आर रिलीवेंट टुडे। मतलब जो उन्होंने अशोका के मैसेज जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है रिलीवेंट है। तो अशोक ने जो है क्या किया, मतलब कलिंग का युद्ध जीतने के बाद युद्ध करना ही उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने जो लिखवाया, जैसे कि अ को किस तरीके से, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अ को ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी यानी कि हिंदी में ऐसे, बंगाली में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम भाषा में अ को ऐसे लिखा जाता है, तमिल में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।